Hey everyone, so I hope all of you are doing good. Uh, this is CA Ayush Goyal, and today I'm going to start with the modern history. As I told you in the last lecture of the polity, कि हम लोग polity, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये तीनों कोर्सेज साथ साथ चलेंगे हमारे. तो आई स्टार्टेड विद द पॉलिटी. पॉलिटी का एक लेक्चर हो चुका है. नाउ ज्योग्राफी के 5 से 6 लेक्चर्स हो चुके हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री. और हिस्ट्री में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 पार्ट्स है हिस्ट्री के. इट इज द एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ. लोग गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. अगर आप लोगों को कुछ लिखना है तो जस्ट पॉज द वीडियो और नोट डाउन कर सकते हो आप छोटी छोटी चीजें जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो व्हाट बेसिकली द मॉडर्न हिस्ट्री इज. मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होती है, या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री वो है यूरोपियन के एडवेंट से इन इंडिया. यूरोपियंस जब इंडिया में आना स्टार्ट हुए तब से मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है. सो अगर मैं बेसिकली बाइफिकेशन दूं तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था बाइफिकेशन कि एंशियंट हिस्ट्री वो चली आ रही है जब से ह्यूमन ह्यूमन का एडवेंट हुआ इंडिया में. जब से ह्यूमंस इंडिया में, सॉरी नॉट इंडिया, इन द वर्ल्ड, जब से इंसान का जन्म हुआ तब से एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है. और ये चलती है अराउंड 7 to 8 AD तक, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैनी ऑफ द डायनेस्टीज जो हमारे इंडिया में पुरानी डायनेस्टीज रही है उनके बारे में. जैसे कि आई टोल्ड यू अबाउट द मौर्य डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, संख्या डायनेस्टी एंड मैनी मोर. गुप्ता, व्हेन वी रीड अबाउट द गुप्ता, आई विल टेल यू कि कैसे गुप्तास जो है वो एक ऐसी डायनेस्टी रही जो कि इंडिया का आज अगर आप कल्चर देख रहे हो, इंडिया में आज जो भी आप चीजें देख रहे हो उनमें गुप्तास का बहुत मेन रोल रहा है. और इतने ग्रेट रूलर्स हुए गुप्ता में. अलॉन्ग विद दैट हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे. मौर्य डायनेस्टी आई कैन से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, द ग्रेट अशोका. तो कैसे इन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री को पलट दिया. और आज जो हम हिस्ट्री देख रहे हैं उनमें इन लोगों का, इन डायनेस्टीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. सो एंशियंट हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रियली गुड. आई नो दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंशियंट हिस्ट्री. मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग बेसिकली द मुस्लिम रूलर्स जब इंडिया में आए, बहुत ही लोधी डायनेस्टी आई कैन से, मुगल्स आई कैन से, एबक्स आई कैन से, द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अदर्स. ओके, सो दीज टाइप ऑफ रूलर्स, इनकी कैसे आई कैन से बहुत सारे इन्वेडर्स भी आए, जैसे नादिर शाह वाज वन ऑफ द इन्वेडर. ओके, उसके अलावा कैसे पृथ्वीराज चौहान और हमारे महाराणा प्रताप, इन लोगों ने कैसे इन लोगों को काउंटर किया, कैसे अपनी जो रियासतें हैं उनको इन्वेडर्स से बचाए रखा. उनकी एक ग्रेट हिस्ट्री हम देखेंगे मिडाइवल इंडिया में. बट मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्टुगीज. आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि जो पहले यूरोपियंस थे इंडिया में आए थे वो थे पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाली. नाउ वेयर द पुर्तगाल इज लोकेटेड. Portugal is basically located in the western part of the Europe, the westernmost part I could say of the Europe. वहां पे पुर्तगाल लोकेटेड था. और अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब 14 15 सेंचुरी, उस टाइम पे क्या था, इंडियन ओशन का जो रीजन था वहां पे अरब जो ट्रेडर्स है उनका बहुत ज्यादा, आई कैन से एक तरीके से उनका बहुत ज्यादा यू नो प्रेशर था. वो लोग इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था. तो इसके कारण वो पोर्टुगीज को इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया में आने नहीं दे रहे थे. प्लस जो रोड रूट था, जो आई कैन से लैंड रूट था, उस पे भी कंप्लीटली अरब्स जो है उनका एक डोमिनेशन था. प्लस जो रेड सी का रूट है उस पे अरब डोमिनेशन था. तो बेसिकली इंडिया की जो हम बात करते हैं, इंडिया की खोज वो है क्या चीज. इंडिया की खोज से बेसिकली मतलब है एक सी रूट निकालना फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया. जब ये सी रूट निकला ना फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, तो इंडिया में ट्रेड के सारे रास्ते यूरोपियंस के लिए खुल गए. और जब 1498 में पहली बार जब वास्को डिगामा इंडिया आए,
तो उसके बाद से बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स का, फॉरेन ट्रेडर्स का इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1498 में एक पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डिगामा, उन्होंने रूट फाइंड किया था अदर देन द रेड सी रूट, क्योंकि उस टाइम से स्वेज कैनाल थी नहीं, तो रेड सी रूट और मेडिटेरेनियन सी का रूट को स्वेज कैनाल से मिलता नहीं था। तो पूरे वो कहाँ से टर्न होके आते थे, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज बेसिकली ये सपोज यहाँ पे पुर्तगाल है, तो वो पूरा अफ्रीका के नीचे से टर्न होके उनको इंडिया आना पड़ता था। बट ये रूट फाइंड करना बहुत मुश्किल था। अगर आप मैप पे देखोगे तो मैप पे आपको आसानी से दिख जाएगा, बट उस टाइम पे मैप्स थे नहीं। और वर्ल्ड इतना बड़ा है हमारा कि जितना इतना लगता है ना कि आसानी से रास्ते मिल सकते हैं, रास्ते उतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर रास्ते में छोटे छोटे आइलैंड्स भी होंगे ना, तो वो भी किसी भी ट्रैवलर को कंफ्यूज कर देंगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, 1498 में वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन जिसने की एक सी रूट निकाला था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और ये जो है ना, ये आई कैन से इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबसे बड़ी अगर कुछ अचीवमेंट कही जा सकती है तो ये अचीवमेंट है इन द मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इस सी रूट के निकलने से पूरी इंडिया में ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हो गया था। अभी तक इंडिया में जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ अरब के साथ होती थी, अरब कंट्रीज के साथ होती थी। बट आफ्टर दिस रूट फाइंडिंग, आफ्टर फाइंडिंग द रूट बाय वास्को डी गामा, यूरोपियंस के लिए सारे रास्ते इंडिया के खुल गए थे। अब यूरोपियंस इंडिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे। तो हुआ क्या 1498 में, आई एम अगेन सेइंग कि अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगे नोट करने का, यू कैन नोट इट डाउन। तो हुआ क्या 1498 में, वास्को डी गामा इंडिया आए, और वो इंडिया कहाँ पे पहुंचे, कालीकट में। कालीकट इज बेसिकली नाउ नोन एज कोझिकोड। It's in Kerala. So it's on the western coast of India, I can say, because Kerala is on the western coast. So it's a westernmost part, western coast basically, the Kalighat. उस टाइम वहां पे जो रूलर थे वो थे जैमोरिन, उनका समूरिटी भी कहा जाता है उन्हें। तो उस समय पे वास्को डी गामा इंडिया आए, उन्होंने इंडिया की वेल्थ देखी, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था स्पाइसेस का वो देखा, और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। उस टाइम वास्को डी गामा ने क्या किया, वास्को डी गामा बेसिकली इंडिया से स्पाइसेस कलेक्ट किए, वो अपने साथ पोर्टुगीज लेके गया, पुर्तगाल लेके गया, और वहां पे बहुत अच्छे दामों पे बेचा उसने। तो वहां पे उसको सिंस अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्राइस मिला, तो वो बहुत ज्यादा आई कैन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इंडिया में ट्रेडिंग के लिए। वो एक तरीके से इंडिया में बार बार ट्रेडिंग करने आना चाहता था, क्योंकि स्पाइसेस इंडिया के, केरला के स्पाइसेस बहुत फेमस होते हैं, और केरला में स्पाइसेस होते भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में। तो उसने बेसिकली क्या किया, वहां से स्पाइसेस ले जाके पुर्तगाल में बेचे। और सिंस जब अदर पुर्तगालियों को पता चला कि इस तरीके से इंडिया नाम की एक कंट्री है, और वास्को डी गामा ने सी रूट निकाल लिया, ऐसे ऐसे करके सी रूट जाता है, तो अब बाकी के पोर्टुगीज रूलर्स भी इंडिया में आने लगे। और इवन जो पुर्तगाल के किंग थे, वो इंडिया के साथ अब अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ एक आई कैन से ट्रेडर्स भेजे एज अ गवर्नर। उन्होंने बेसिकली अब इंडिया में गवर्नर्स अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नर्स कैसे, कि जो पोर्टुगीज का जो भी सेटलमेंट था अब वो लोग मैनेज करेंगे, जो गवर्नर्स पोर्टुगीज किंग अपॉइंट कर रहे हैं। पोर्तुगाल का इंडिया में जो भी ट्रेडिंग है अब वो पोर्टुगीज गवर्नर अपॉइंट करेंगे। सो पहले सबसे पहले आया वास्को डी गामा। उसके बाद पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल नाम का एक ट्रैवलर आया। अब बेसिकली हुआ क्या, ये जो बंदा है पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल, इसने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री है वो इंडिया में एस्टैब्लिश की, कालीकट में। सो अगर आपको पूछे कि पहली यूरोपियन फैक्ट्री इंडिया में किसने एस्टैब्लिश की थी, तो पेड्रो, PEDRO एल्वरेज कैब्रल ने इंडिया में अपनी पहली यूरोपियन फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। कहाँ पे, कालीकट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। बट सिंस उसने जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश की ना, वो कुछ लोकल्स को पसंद नहीं आया, लोकलाइट्स को, क्योंकि उसने लोकल्स की जमीन लेके वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। सो सिंस लोकल को पसंद नहीं आया, लोकल लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी पेड्रो अल्वेरेस कैब्रल की फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। ओके, अब बट कैब्रल को लगा कि ये अटैक जो है वो अरब्स ने करवाया, सिंस अरब्स और जो यूरोपियंस थे उनका बहुत ज्यादा 36 का आंकड़ा था, क्योंकि अरब्स नहीं चाहते थे कि पोर्टुगीज जो है वो इंडिया में ट्रेड करें।
बट सिंस अब पोर्टुगीज ने एक अलग रूट निकाल लिया था जो कि अरब की जो टेरिटरी है उससे बिल्कुल अलग होके जाता था। तो अरब किसी भी तरीके से उन्हें नहीं रोक सकते थे एक्सेप्ट आई कैन से देयर ह्यूमन पावर के थ्रू, या फिर उनकी मसल पावर के थ्रू ही रोक सकते थे। कि अगर कोई पोर्टुगीज शिप जा रहा है तो उन्होंने बीच में अटैक कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक तरीका हो सकता था, बट सिंस पोर्टुगीज वाज हैविंग अ वेरी वेरी ग्रेट नेवल पावर, आई कैन से उनकी जो नेवी थी ना पोर्टुगीज की, वो बहुत ही बढ़िया नेवी थी। इंडिया में अगर जो हमारे रूलर्स थे उस टाइम पे, मुगल रूलर अकबर और ये सब मुगल रूलर्स थे। जब आई कैन से 1530 की बात करूं मैं, उस टाइम पे हुमायूं, अकबर, इन सब का दौर था। तो जो मुगल रूलर्स थे वो इस नेवल पावर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, बहुत ज्यादा। मतलब उनको ये नेवल पावर अच्छी लगी जो पोर्टुगीज की नेवल पावर है, क्योंकि इस नेवल पावर के थ्रू वो अ, बहुत बड़ा पार्ट कॉन्कर कर सकते थे, ऐसा अरब मुगल्स को लगा। हावेवर इंडिया में भी यूरोपियन से पहले नेवी थी। अगर मैं बात करूं तो चोला डायनेस्टी जो है, वी विल रीड इट इन मिडाइवल इंडिया और एंशियंट इंडिया। तो चोला डायनेस्टी जो है वो इंडिया में पहली ऐसी डायनेस्टी है जिसके पास नेवल पावर थी। चोला बेसिकली एक साउथ इंडिया की डायनेस्टी है। तो चोला जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, उनके पास एक अच्छी खासी नेवल पावर थी। बट सिंस पोर्टुगीज की नेवल पावर में कैनन्स भी थी, गन्स भी थी, तो वो उसकी नेवल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। ठीक है। तो उस नेवल पावर के थ्रू पोर्टुगीज बहुत अच्छे से ट्रेड कर पा रहे थे पुर्तगाल टू इंडिया। अब आई टोल्ड यू अबाउट द कैब्रल। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, उसके बाद कैब्रल आया, फिर वास्को डी गामा एक और बार आया यहाँ पे। ठीक है। और इसने अगेन वो कालीकट पे आया, और कालीकट में उसने जो उस टाइम के रूलर थे जामोरिन सामूरिटी, उनसे कहा कि आई जस्ट वांटेड कि आप लोग अरब्स को अपने ट्रेड से एक्सक्लूड कर दो। बट अब जामोरिन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अरब्स ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो जामोरिन उन वास्को डी गामा को साफ मना कर देता है कि अरब हमारे ट्रेड से एक्सक्लूड नहीं होंगे, आप लोगों को ट्रेड करना आप करिए, बट अरब्स को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एक जो कालीकट का रूलर था जैमोरिन और पोर्टुगीज, उनके बीच में एक आई कैन से एक टसल स्टार्ट हो गई, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अरब को एक्सक्लूड नहीं किया था। ओके। अब उसके बाद अब क्या होता है, अब जो पोर्टुगीज रूलर पोर्टुगीज किंग थे, पुर्तगाल के किंग थे, उन्होंने अब अपॉइंट किया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इंडिया का गवर्नर 3 साल के लिए। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है वो इंडिया में ट्रेड वगैरह देखेगा। ओके। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ आया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का एक मोटिव क्या था कि अरब्स को इंडिया के ट्रेड से एक्सक्लूड करना, ताकि सारा ट्रेड जो है वो पोर्टुगीज के साथ हो सके। ओके। बट इंडियंस डजंट वांट दिस, बिकॉज अगर अरब एक्सक्लूड हो जाएंगे ट्रेड से तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होगा। और इवन दे डू नॉट वांटेड कि हम पुर्तगाल के फेवर में अरब्स को एक्सक्लूड कर दें। तो अल्मीडा ने बेसिकली क्या किया, और अरब्स ने क्या किया, बेसिकली अरब और गुजरात की नेवी ने मिलके पोर्टुगीज नेवी पर अटैक कर दिया। हावेवर पोर्टुगीज की नेवी बहुत अच्छी नेवी थी, बहुत अच्छी नेवल पावर थी, जैसे कि मैंने बताया उनके पास गन्स थी, कैनन्स थी। बट स्टिल पुर्तगाल की जो नेवी है उस टाइम पे डिफीट हुई उनकी। ओके। और जो अल्मीडा का सन था, अल्मीडा का बेटा, उसकी डेथ हो गई उस टसल में जिसमें अरब्स और गुजरात की नेवी ने पुर्तगाल की नेवी पे अटैक किया था। तो अल्मीडा का बेटा मर गया। अब क्या हुआ, अल्मीडा इस बात से बहुत गुस्से में हो गया। तो उसने क्या किया, उसने सिंगल हैंडेडली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सिंगल हैंडेडली दोनों नेवीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसलिए कहा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो मोस्ट कैपेबल गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडियन हिस्ट्री रहा है। पोर्टुगीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और मजेदार बात बताता हूँ कि पोर्टुगीज इंडिया में सबसे पहले आने वाले आई कैन से ट्रैवलर्स और द ट्रेडर्स थे। और इंडिया में अगर इंडिया से अगर सबसे लास्ट में कोई गया है तो वो भी पोर्टुगीज ही थे। ओके। जैसे इंडिया में वो लोग आए थे 1498 में, और इंडिया अगर उन्होंने छोड़ा है तो वो है 1961 में। उन लोगों ने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गोवा और दमन और दीव में कंटिन्यूसली रखा। गोवा और दमन और दीव 1961 तक पोर्टुगीज के अंदर था, बट 1961 में हमने अपनी मिलिट्री पावर यूज करके पोर्टुगीज से वो सेटलमेंट हासिल कर ली। इसलिए आप देखोगे आजकल अभी भी गोवा में ज्यादातर चर्चेस मिलते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लंबे टाइम तक
वो जो एरिया है वो फॉरेनर्स के अंडर में रहा है. नाउ आई टोल्ड यू अबाउट अल्मीडा. नाउ द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट गवर्नर आई कैन से, जो अल्मीडा के बाद आए थे, वो थे अल्फोंसो डी अल्बरक्यूक्यू. अब अल्फोंसो डी अल्बरक्यूक्यू ने क्या किया, वो बेसिकली एक ऐसा रूलर था जिसने इंडिया में टेरिटरी स्टार्ट ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया. तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने जो बीजापुर के एक रूलर थे उनसे इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली. बीजापुर के रूलर से इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई की. कैसे कि बीजापुर के रूलर से 1510 में उसने बीजापुर के रूलर को डिफीट करके गोवा ले लिया. तो अब पहली बार कोई इंडियन सेटलमेंट, कोई इंडियन टेरिटरी, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पहली इंडियन टेरिटरी थी जो फॉरेनर्स के अंडर में थी, तो वो था गोवा, जो कि लिया था अल्फोंसो डी अल्बरक्यू ने. ओके. और अब इसने क्या किया, अब अल्फोंसो ने ये ट्राई किया कि इंडिया में पोर्टुगीज सेटलमेंट जो है वो बढ़ाया जाए. तो अब वो लोग सिर्फ ट्रेडर्स तक नहीं रह गए थे. अब उन्होंने कहा कि पोर्टुगीज से कि आप लोग एक काम कीजिए, इंडियन गर्ल से मैरिज कीजिए. इंडियंस और पोर्टुगीज को मिला के जो ब्रीड बनेगी वो डेफिनेटली हम लोग पोर्टुगीज रखेंगे. मतलब डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमेशा से रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह रही है. तो उन्होंने इन पोर्टुगीज मेल से क्या किया, कहा कि आप इंडियन फीमेल से शादी कीजिए. सो इनसे क्या होगा, इससे पोर्टुगीज सेटलमेंट बढ़ेगी इंडिया में, और पोर्टुगीज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं. अब अभी तक जो ट्रेडर्स थे पोर्टुगीज, अब क्या हुआ, अब वो लोग कहीं ना कहीं आर्टिशियंस भी बन गए, क्राफ्ट्समैन बन गए, फार्मर्स बन गए. उन्होंने अलग अलग तरीके के बिजनेस करना स्टार्ट किया, यहाँ पे सेटलमेंट करना स्टार्ट किया. गोवा को एक तरीके से पोर्टुगीज सेटलमेंट बना लिया था. पोर्टुगीज अब गोवा में स्टेबल हो गए थे, अब रहने लग गए थे वो लोग गोवा में. ओके. इसके बाद जो गवर्नर आया वो थे नीनो दा कुन्हा. उसने क्या किया, अभी तक जो ट्रेडिंग कालीकट से होती थी अब उसको गोवा में ले गए. तो अब पोर्टुगीज का जो परमानेंट सेटलमेंट है वो क्या बन गया, अब पोर्टुगीज का परमानेंट सेटलमेंट गोवा बन गया. ओके. अब गोवा से ही सारा पोर्टुगीज अपना बिजनेस जो है वो मैनेज करने लगे. तो आई टोल्ड यू अबाउट सम ऑफ द फेमस गवर्नर्स जो पोर्टुगीज के थे. अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में पोर्टुगीज गवर्नर्स के बारे में, तो यू कैन राइट अबाउट इट. ओके. कौन कौन से गवर्नर्स मैंने बताए. फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द वास्को डी गामा, जो एक ट्रैवलर था. देन आई टोल्ड यू पेड्रो अल्वारेज कैब्रल. ओके. देन आई टोल्ड यू अबाउट that Alfonso de Albuquerque. I told you about Nino da Corma, and definitely I forgot one, the Francisco de Almeida. अल्मीडा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहा है इंडियंस में. अब पोर्टुगीज के बारे में और जानते हैं कि पोर्टुगीज क्या था. तो आई टोल्ड यू कि पोर्टुगीज इंडिया में सबसे पहले आने वाले रूलर्स में से जो सेटलर्स थे वो थे, और सबसे लास्ट में निकलने वाले भी थे. इंडिया में अगर सबसे पहले किसी ने सेटलमेंट यूरोपियंस ने एस्टेब्लिश की थी तो वो पोर्टुगीज थे, और सबसे लास्ट में छोड़ने वाले भी पोर्टुगीज थे. सो बेसिकली इनका जो मेन सेटलमेंट रहा ये गोवा और दमन एंड दीव रहा. बट इन्होंने हुगली जो है, हुगली रिवर, हुगली बेसिकली कहाँ है, हुगली एक आई कैन से ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर गंगा. जो कि बेसिकली होता क्या है, गंगा रिवर जब बंगाल में एंटर करती है तो उसके दो डिवाइड हो जाते हैं. एक चल जाता है बांग्लादेश में, एक चल जाता है एक जो और एक फ्लो करता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में. जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं हुगली रिवर. सो बेसिकली हुआ क्या, हुगली जो है वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी ट्रेड करने के लिए. तो पोर्टुगीज ने, और इवन पोर्टुगीज ही नहीं, सब जो सेटलर्स आए इंडिया में, वेदर इट बी डैंस, वेदर इट बी डच, वेदर इट बी इंग्लिश, वेदर इट बी फ्रेंच, उन्होंने कहीं ना कहीं हुगली रिवर का जो सेटलमेंट है उसको प्रेफर किया अपने ट्रेडिंग के लिए. सो उन्होंने बेसिकली, हम अभी पोर्टुगीज की बात कर रहे हैं, तो पोर्टुगीज ने क्या किया, उन्होंने एक सेटलमेंट स्टैब्लिश किया हुगली रिवर पे. अब हुगली रिवर पर सिंस उन्होंने सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया, वहां पे उनको काम करने के लिए बंदे चाहिए थे. तो इन्होंने अब स्लेव ट्रेडिंग भी स्टार्ट की. और स्लेव ट्रेडिंग में बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज जो थे उनको ज्यादा प्रेफर किया. इंडिया इंडिया से स्लेव बेसिकली कलेक्ट करते थे ये लोग. और हुगली रिवर साइड पे इनकी ट्रेडिंग होती थी स्लेव्स की. तो ये बात उस टाइम के हमारे जो मुगल रूलर्स थे उनको कतई पसंद नहीं आई. सॉरी. तो मुगल रूलर्स ने क्या किया, बेसिकली अपने मुबारक शाह वाज वन ऑफ द गवर्नर ऑफ मुगल रूलर. तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ऑर्डर दिए मुबारक शाह को, मुगल रूलर ने, कि आप जाइए और जो ये जो भी पोर्टुगीज कर रहे हैं सेटलमेंट, स्लेव ट्रेड कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए। तो इससे क्या हुआ, एक टसल स्टार्ट हो गई बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द मुगल रूलर्स। ओके, और ये टसल कब बढ़ी, जब पहली बार कोई इंग्लिश इंडिया में आया। इंग्लिश, आई कैन से द पर्सन फ्रॉम ब्रिटेन। तो पहली बार सर विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 में इंडिया में आए थे। और उस टाइम के रूलर थे हमारे अकबर के बेटे जहांगीर, जिनको हम सलीम भी कहते हैं। तो वो जहांगीर के जब किंगडम में आए, तो उसने क्या किया, बहुत सारे सोवरेन्स, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया वो जहांगीर के लिए। तो जहांगीर बहुत पसंद हुआ, खुश हुआ विलियम हॉकिंस से, और उसने उसको एक एज अ मनसबदार अपॉइंट कर लिया, विलियम हॉकिंस को। अब ये बात पोर्टुगीज को कतई पसंद नहीं आई। अब सिंस विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर का फेवरेट हो गया था, तो अब जहांगीर बेसिकली क्या हुआ कि जहांगीर ज्यादा यू नो अलाइन हो गया ब्रिटिश से, कंपेयरिंग टू पोर्टुगीज। सो इससे भी एक तरीके से पोर्टुगीज का जो इंडिया में सेटलमेंट है उस पर फर्क पड़ा। तो पोर्टुगीज कैसे कैसे डिक्लाइन हुए, एक तरीके से उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी टुवर्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो बहुत ही गलत पॉलिसी थी। तो वो लोग बेसिकली हिंदूज को और मुस्लिम्स को क्रिश्चियन कन्वर्ट करना चाहते थे, वो क्रिश्चियनिटी बढ़ा रहे थे। इवन उसने ट्राई किया था, उन लोगों ने पोर्टुगीज ने ट्राई किया था अकबर को भी क्रिश्चियन बनाने का। उन्होंने अकबर के दरबार में कुछ एक क्रिश्चियन प्रीस्ट भेजे थे, ताकि अकबर जो है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ अलाइन हो जाए। तो वो क्रिश्चियन प्रीस्ट वहां पे अकबर के दरबार में बहुत समय रहे, उन्होंने उनको अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, उसको ट्राई किया कि उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर ले। बट अकबर जो है वो बहुत ही आई कैन से एक अलाइंड टुवर्ड्स द रिलीजन रहा है, एक बहुत ही उसका जो रिलीजियन पॉलिसी थी वो बहुत ही ठीक थी अकबर की। तो अकबर ने बेसिकली क्या किया, अकबर ने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया इनको कि हम मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। हाउएवर उसने क्रिश्चियंस का बहुत सम्मान किया, बट क्रिश्चियनिटी अपना जो धर्म है वो चेंज करने को मना कर दिया। जस्ट अ सेकेंड। सो आई टोल्ड यू कि अकबर जो है वो रिलीजन, सारे सब रिलीजन्स का बहुत सम्मान करता था, बट उसने अपना रिलीजन कभी चेंज नहीं किया। तो अकबर ने क्रिश्चियन प्रीस्ट को बहुत ही आदर के साथ अपने दरबार में रखा, बट कभी भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाउएवर पोर्टुगीज ये चाहते थे कि अकबर क्रिश्चियन बन जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और लेटर ऑन उनकी एक डेफिनेटली शाहजहां के साथ एक बहुत बड़ी टसल हुई हुगली में, एज आई टोल्ड, स्लेव ट्रेड करते थे जो पोर्टुगीज, उसकी वजह से, और इसकी जो पॉलिसीज थी टुवर्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स, उसके कारण इनकी एक बहुत ही खराब टसल हुई विद शाहजहां। तो शाहजहां ने कासिम शाह को, आई एम सॉरी मैंने शायद मुबारक शाह का नाम देते हैं, मुबारक शाह वाज अ सेपरेट गवर्नर, कासिम शाह को भेजा था कि वो स्लेव ट्रेड बंद करवाए, और इसके कारण पोर्टुगीज बहुत नाराज हो गए थे। सो बेसिकली ये पोर्टुगीज का एक सेटलमेंट था इंडिया में। पोर्टुगीज धीरे धीरे खत्म होने लगे जैसे जैसे इंग्लिश आने लगे। ओके, जैसे जैसे इंग्लिश का एडवेंट हुआ, अंग्रेज जैसे जैसे इंडिया में आए, वैसे वैसे पोर्टुगीज कहीं ना कहीं कम पड़ने लगे, और पोर्टुगीज का सेटलमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक लिमिटेड एरिया तक रह गया था, जो कि हम कह सकते हैं गोवा और दमन दीव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। तो गोवा और दमन एंड दीव तक उनका जो सेटलमेंट है पोर्टुगीज का, वो रह गया था। और लेटर ऑन क्या हुआ, 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे वो सेटलमेंट्स भी ले लिया। तो उस टाइम पे इंडिया, हाउएवर, वो सबसे लास्ट में छोड़ने वाले थे इंडिया को। 1961 वाज द टाइम, क्योंकि इंग्लिश सब 1947 में छोड़ के चले गए थे, बट ये जो थे पोर्टुगीज, इन्होंने 1961 में छोड़ा था। तो ये एक तरीके से सबसे लास्ट में छोड़ने वाले बंदे थे। So with this, I think Portuguese is completely done. I told you about some of the rulers. I told you about the religious policy of the Portuguese. I told you कैसे कैसे Portuguese कहीं ना कहीं धीरे होने लगे, कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगे, और कैसे इंग्लिश का एडवेंट हुआ धीरे धीरे, कैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, उसके बाद कैप्टन बेस्ट आए, कैप्टन थॉमस रो आए। इन लोगों ने, कैप्टन बेस्ट जो थे, बेसिकली पोर्टुगीज की नेवल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि विलियम हॉकिंस एक बार को इनसे डर गया था, पोर्टुगीज की नेवल पावर से। बट कैप्टन बेस्ट जो है, उसने पोर्टुगीज की नेवल पावर को पहली बार हराया था।
कैप्टन बेस्ट ने विलियम हॉकिंस जो आया उसके 3 साल बाद बेस्ट आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने पोर्टुगीज सेटलमेंट को एक तरीके से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। जो पहला इंग्लिश रूलर थे जिन्होंने इंग्लिश आई कैन से गवर्नर थे जिन्होंने पोर्टुगीज सेटलमेंट को डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, वो थे कैप्टन बेस्ट। इसके बाद कैप्टन थॉमस रो आए और बहुत सारे फिर तो आते ही रहे इंग्लिश। तो इस तरीके से पोर्टुगीज एक तरीके से कंप्लीट होता है। लेट मी चेक कि पोर्टुगीज के में और कुछ बचा है क्या। So Portuguese is completely done. Now let me tell you something about the Dutch. डच जो है वो सेकंड इंडिया में आने वाले जो ट्रैवलर्स थे वो थे, और वो भी इंडिया में आए थे। वो स्पेसिफिक पर्पस उनका था ट्रेडिंग। ओके, बट डच ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए इंडिया में। डच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इवन आई वुड से। बट हुआ क्या, उन्होंने इंग्लिश के साथ एक सेटलमेंट कर ली थी, अंग्रेजों के साथ एक सेटलमेंट कर ली थी, क्योंकि इंग्लिश और डच की बहुत बड़ी टसल थी। ठीक है, इवन अंग्रेजों ने डच को हराया भी था इन 1674 समवेयर की एक बैटल ऑफ हुगली हुआ था। सॉरी 1759 में बैटल ऑफ हुगली हुआ था। सो 1759 में बैटल ऑफ हुगली में अंग्रेजों ने डच को डिफीट किया था। तो उसके बाद से तो डच का सेटलमेंट कंप्लीटली खत्म हो ही गया था इंडिया में। बट हुआ क्या, जब तक डच का सेटलमेंट खत्म नहीं हुआ, उन लोगों ने भी स्पाइसेस का ट्रेड जो है वो किया कॉन्टिन्यूसली। वो लोग कहाँ पे अपना सेटलमेंट उन्होंने किया था, मासूलीपट्टनम में। नाउ दिस इज कॉल्ड आई थिंक मैचिलीपट्टनम, जस्ट स्पेलिंग चेंज कर दी। तो मैसूलीपट्टनम जो है वहां पे डच ने अपना पहला सेटलमेंट किया था। आंध्र प्रदेश में है ये जगह। और लेटर ऑन क्या किया, अब सिंस डच और इंग्लिश ये दोनों आपस में एक टसल में थे, तो इन्होंने एक ट्रीटी कर ली जिसमें क्या कहा कि डच जो है वो इंडोनेशिया वाला रीजन है वो संभालेंगे, और इंग्लिश जो है वो इंडिया का रीजन संभालेंगे। ओके, तो इसके साथ क्या हुआ कि डच का जो सेटलमेंट है वो इंडोनेशिया बेसिकली उनका मेन हब बन गया, और इंग्लिश के लिए इंडिया उनका मेन हब बन गया। सो इंग्लिश अपनी सारी ट्रेडिंग इंडिया के थ्रू करने लगे, और डच जो है वो अपनी सारी ट्रेडिंग इंडोनेशिया से करने लगे। सो बेसिकली ये है, डच ज्यादा बड़ा नहीं है, डच में ऐसे कोई गवर्नर्स वगैरह भी नहीं है। डच के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ हुगली हुआ था एक, जो एंग्लो डच वॉर भी कहा जाता है जिसे। सेकंड एंग्लो डच वॉर है बेसिकली ये। फर्स्ट एंग्लो डच वॉर 1672-74 में हुआ था। वहां पे भी डच डिफीट हुए थे। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डच ने इंग्लिश के साथ एक सेटलमेंट कर लिया था जिसमें डच को इंडोनेशिया का रीजन ट्रेडिंग के लिए मिल गया था, और इंग्लिश को इंडिया का रीजन ट्रेडिंग के लिए मिल गया था। सो विद दिस हमारा पोर्टुगीज और डच का पोर्शन जो है एक कंप्लीट हो चुका है। In next lecture we will cover French and this Danes and in English. So this is all from my side for the day. Have a nice day, guys. Bye bye.